हेलो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं और मैथ वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियल नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया। इस लॉकडाउन में भी खुशी की बात है कि आप लोगों ने मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर गया, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसे हम लोग शॉर्ट में इसे MCQ भी बोलते हैं। शॉर्ट में MCQ भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि एग्जामिनेशन के पर्पज़ से आप लोगों को हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 50% एग्जामिनेशन में कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज इसी तरह के एपिसोड को लेकर के मैं आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं जो आप लोग के लिए एकदम खास ज़रूरी वाली चीज़ है। इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें और घर पर भी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पे BS से भी 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। उन लोगों के लिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन वाले राउंड में भी पढ़े थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें बताए गए थे, तो आप लोग को पता भी होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक है तो Q तथा R इस प्रकार एकल पूर्णांक से जुड़े रहेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमारा प्रोसेस था इसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो आपका सही आंसर को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्वेश्चन जब बताते थे तो बार बार इसका हम साइड में लिखा भी करते थे, एग्जाम्पल के तौर भी दिया करते थे और डेफिनेशन में भी आपको बताया गया था। तो पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में ध्यान देंगे, यहाँ पे A = BQ + R है। ये प्रोसेस तो सही है, लेकिन जो कंडीशंस आप लोगों को पढ़ने के लिए था यहाँ पे है कि 0, यहाँ पे R का जो वैल्यू रहता था, यहाँ पे 0 <R <B ये प्रोसेस हुआ करता था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में ये कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी पाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कंडीशन आपको रहता था A = BQ + R, जहाँ A यहाँ पे 0 <= R <B होता था। तो इस तरह का ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा B ऑप्शन नंबर C को फुलफिल करता है। ये ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही जाता है। ये रूल बार बार हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कशन कर रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। यदि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B, A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है A का वैल्यू भी दिया हुआ है और यहाँ पे B का वैल्यू भी दिया हुआ है। इसके रूप में व्यक्त करना है कि X और Y सह अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF ज्ञात करना है कि A और B का HCF क्या होगा। जैसे यहाँ पे A का वैल्यू है x का पावर और B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। B का वैल्यू यहाँ से लेंगे x² y²। हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है HCF, A और B का HCF क्या होगा। तो HCF के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही HCF के नंबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों में कॉमन सी बात है कि y² तो है, लेकिन यहाँ पे इसमें x² है, यहाँ x के पावर 4 है, तो यहाँ तो एक y² ले लिया गया। इसमें x का पावर 4 x² है, तो छोटे वाले टर्म को ही लेंगे, यानी x² के लेंगे, यानी HCF हमारा x² y² हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर B सही होता है। इसमें यहाँ पे 2 वैल्यू दिए हुए थे, एक वैल्यू A का था और एक B का था, और A और B का हम लोग को HCF फाइंड करना था। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते थे। अभाज्य गुणनखंड में जो कंपोनेंट मैच करते थे उसी को गुना करने से जो प्राप्त गुणनफल होता था वही हमारा HCF होता था। तो इसमें भी देख लिया गया कौन कौन यहाँ पे सेम थे। तो y² दोनों में था तो y² ले लिया गया। x का पावर 4 यहाँ x² था तो x² को ही लेंगे, छोटे वाले कंपोनेंट को लेते हैं, और दोनों x² और y² को गुना करेंगे तो x² y² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा सही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे यदि A और B अभाज्य संख्या है तब इनका LCM क्या होगा। जैसे पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इन दोनों में कुछ अभाज्य गुणनखंड कुछ कॉमन नहीं मैच कर रहे हैं। अब जब कॉमन नहीं मैच करते हैं तो दोनों को गुना कर दिया जाता है, तो गुना करने से हम लोग क्या प्राप्त होगा, AB। तो AB हमारा ऑप्शन नंबर में C है, तो C हमारा सही होगा। तो यदि A और B अभाज्य संख्या थे, इनका LCM निकाला गया तो AB आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी जो कंपोनेंट थे, फैक्टर थे, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं होने वाला था, इसलिए गुना कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो सह अभाज्य संख्या के बारे में भी हमेशा डेफिनेशन में भी हम डिस्कशन किए, क्वेश्चन में भी डिस्कशन किए, क्योंकि इसका HCF हमेशा 1 ही होता है। तो HCF 1 को तलाश करेंगे, ये HCF 1 होगा। सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो 1 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, दो क्रमिक सम संख्या जैसे लगातार सम संख्या जिसको बोलेंगे, जैसे पहला सम संख्या 2 है तो दूसरा सम संख्या 4 होगा। तो इस सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो HCF निकालने के लिए अगर 2 से हम लोग 4 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, तो HCF कितना आ रहा? 2 ही आ रहा है। तो हमारा दो क्रमिक सम संख्या चाहे कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए 16 18 ले लिए, 26 28 ले लिए, 32 34 ले लिए, कोई भी क्रमिक सम संख्या 2 लेंगे और दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा क्या आता है? 2 आता है। तो मैंने 2 वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है, यहाँ पे ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट में चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, संख्याओं 50 तथा 60 का HCF गुने LCM फाइंड करें। थोड़ा सा बोर्ड को हम इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है कि यहाँ एक संख्या 50 दिया हुआ है और एक संख्या 60 दिया हुआ है। इसका HCF और LCM का तो हम लोग इसका गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। जैसे 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। 60 को जब करेंगे तो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 वाले को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, और 60 वाले को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे ये वाले कॉमन यहाँ पे मैच कर रहे हैं और यहाँ पे एक 5 भी मैच कर रहा है। अगर HCF निकालना होगा हमें तो 2 गुने 5 हो जाएगा, यानी 10 आएगा। और जब LCM निकालना होगा तो जो दोनों में पेयर हैं उसको भी लिख दिए और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 5 गुने 2 गुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 50 300 हो रहा। अब दोनों का गुणनफल हम लोग को निकालना है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था HCF गुने LCM। तो HCF गुने LCM इक्वल टू, तो HCF हमारा 10 था और LCM 300, तो 300 का 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है 3000, इसलिए भी क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बताता है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो शांत दशमलव वाले नियम भी हमने डिस्कशन पहले ही कर चुका है, डेफिनेशन में भी बताया गया था, क्वेश्चंस भी इससे पिछला क्लासेस में कर चुके हैं। इसमें यह था कि कोई भी परिमेय संख्या रहे उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में अगर रहता है तो उस तरह के कंडीशन में हम लोग ये समझते हैं कि शांत दशमलव को निरूपित करता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा इसमें नंबर आ जाता है तो शांत दशमलव से बाहर हो जाएगा, यानी अशांत दशमलव को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग चारों ऑप्शन पे देखिए इसमें ऑप्शन में देखा जा रहा है कि 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है शांत दशमलव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 15/1600 है, यहाँ पे हर कितना है? हर दिया हुआ है 1600 है। तो 1600 का अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 400 हो जाएगा, इसको करेंगे 200 हो जाएगा, इसको करेंगे 100 हो जाएगा, इसको करेंगे 50 25, यहाँ पे 5, यानी 2 और 5 ही आ रहा है, 2 और 5, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा। बी वाले ऑप्शन भी सही नहीं है और ए वाले भी ऑप्शन सही नहीं है। मतलब यहाँ पे 0 वाले कंपोनेंट को जैसे ही मैंने देखा तो इसमें ये समझ में आया कि यहाँ पे 2 और 5 दोनों इस कंडीशन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 15/1600 है ये शांत दशमलव को निरूपित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पहला संख्या 65 है, दूसरा संख्या 117 है। HCF के बारे में ये बोला जा रहा है कि 65m - 117 HCF का रूप है, तो m का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, देख लेंगे 65 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 13 हो जाएगा। 117 का करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि HCF जो दोनों में मैच कर रहा है यानी 13, यानी HCF का वैल्यू क्या हो जा रहा है? यहाँ पे 13 हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा इधर हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट था 65m - 117, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब HCF कितना आ गया है? ये HCF का वैल्यू था, HCF आ गया है 13, तो 65m इक्वल टू 13 + 117, 65m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 130,
और 65 दूनी कितना होता है 130, इसलिए m का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2। तो ऑप्शन में देख लेंगे 2 है, तो ये 2 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना था। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी फॉर्मेट में दिया गया है। 9 वाले को देख ले, यहाँ पे 2 संख्याएं दिए हुए हैं, उसका HCF है, यहाँ भी 2 संख्याएं दिए जिसका LCM, और यहाँ पे k का फॉर्मेट दिया गया है, तो उसी k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरफ क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या से रिलेटेड आप लोग को बतलाया गया था क्वेश्चन, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF हमारा 120 है, HCF गुने LCM हमारा यहाँ पे कितना है 252 गुने K, 252 गुने K। तो K का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2520 गुने 6600, और ये वाले नंबर K वाले के साथ जो है डिवाइड में नीचे चले आ जाएंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। दो 252 से 252 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इससे इसको कैंसिल करेंगे, यानी ऑप्शन आंसर हमारा K का जो वैल्यू आ रहा है 550। तो यहाँ पे 550 वाले जो D ऑप्शन है उसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में चल रहे हैं हम लोग। 10 में भी वही दिया हुआ है कि 2 संख्या है, उसका HCF 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 संख्या जिसका LCM 24 दिया हुआ है। दोनों संख्या में एक संख्या A दिया हुआ, तो A का ही वैल्यू फाइंड करना। तो उसी नियम से फिर हम लोग चलेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और HCF गुने LCM। तो यहाँ पे पहली संख्या नहीं पता था, तो यहाँ पे 4 गुने 24 बटा 8, 8 तिया 24, यानी A का वैल्यू 4 तिया 12 आ रहा है, यानी 12 वाला ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 10वां क्वेश्चन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में कैलकुलेशन भी यहाँ पे किया जा रहा है, उस कैलकुलेशन पे भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी 2 संख्या दिया गया है और एक LCM है और HCF इसका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे कितना है 91, दूसरी संख्या दिया हुआ है 26 और HCF दिया हुआ है 100, LCM दिया हुआ है, HCF फाइंड करना है, HCF हम लोग को नहीं पता है, और LCM दिया हुआ है 182। तो यानी फाइनली HCF इक्वल टू हो जाएगा 91 गुने 26 बटा 182। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, इससे 2 बार में कट जाएगा और इससे ये 13 बार में, यानी जो HCF का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है। ये 13 वाले जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस पे हम लोग निकाल रहे हैं जो पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये पाई वाले क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन के दरमियान में भी डिस्कशन हुई थी। पाई का दशमलव प्रसार है, तो पाई जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन को देखें, ये ऑप्शन जाहिर सी बात है क्लियर है कि √3 है अपरिमेय, तो पूरा अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ 2 अपरिमेय है तो ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोनों में अपरिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक 9 है, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, यानी फाइनली यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे पहले लेंगे 4 है, और अभाज्य संख्या 2 है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों को लिख दिया गया है। इसका HCF और LCM, HCF तो जान रहे हैं आप लोग 2 होगा और LCM 4 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल निकालना है। तो जब 2 गुने 4 करेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के रूप में देखें, यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, उसको पूरा करके x + y का वैल्यू निकालना है। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में x, y, z 3 वैल्यू हैं, उस वैल्यू को फुलफिल करना है। सबसे पहले देखिए हम नीचे से ही चलते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 371। तो 7 को कितना से गुना करेंगे 371 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गुना करने के लिए 53 लाना पड़ेगा, यानी z का वैल्यू 53 हो, मैंने 53 को 7 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। फिर 371 को 5 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1855 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग, 1855 है, उसको जब 3 से गुना करेंगे
तो 55 65 आ जाएगा यहाँ पे, 55 65। फिर 55 65 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये लिखना है 55 65 को 2 से गुना करना है। ग्यारह 30 यहाँ पे आ जा रहा है 11,130। अब हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो जब x प्लस वाई का वैल्यू निकालना रहेगा तो x और y का वैल्यू को जोड़ देना है। तो x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू इतना दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे x प्लस जेड होना चाहिए, क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हो गया था। तो जब x प्लस जेड का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू 11,130 आ गया है और z का वैल्यू 53 आ गया है। तो 11,130 में जब 53 जोड़ेंगे तो 11,183 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हमारा ये वास्तविक संख्या जो था रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड, मैंने ये 15 क्वेश्चन बताएं जो एकदम खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखें, प्रैक्टिस करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रियल नंबर का कंप्लीट एपिसोड क्लियर होता है। अब हम लोग जब भी चलेंगे तो नए चैप्टर्स को लेकर के आएंगे। तो ये चैप्टर को बढ़िया से आप लोग बनाइए, नोटबुक में बढ़िया से उसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस लगातार कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी नहीं भूलें। तो बस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।